आज हम एक नया मॉड्यूल पढ़ेंगे जिसका नाम है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इससे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं CAIB JIB बोथ में। और अगर हम बात करें नॉर्मल एमबीए फ्रेशर्स का या एमबीए जिन्होंने काम कर रखा है, उनके इंटरव्यूज़ में बहुत क्वेश्चन आते हैं क्योंकि मैं कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में रह चुका हूँ। मैं स्विस बैंक में काम कर चुका हूँ, बैंक ऑफ अमेरिका में काम कर चुका हूँ, इन्फोसिस में काम कर चुका हूँ। तो जहाँ तक कि मुझे पता है कि जितने भी इंटरव्यूज़ दिए मैंने, वहाँ डेरिवेटिव से क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट मैं बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाऊँगा, आप देखिए और इससे समझ आ जाएगा कि पूरा ओवरऑल डेरिवेटिव्स होता क्या है। और वन बाय वन हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे कि डेरिवेटिव्स क्या है, हिस्ट्री एंड साइज, अंडरलाइंग किसे कहते हैं, ईटीडी एंड ओटीसी किसे कहते हैं, पार्टिसिपेंट्स डेरिवेटिव्स मार्केट में कौन है, फंक्शंस जो है क्या इसका काम है, कैसे करता है, टाइप्स इसके क्या क्या होते हैं, CDS कॉन्ट्रैक्ट है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप इसके बारे में पढ़ेंगे, RBI गाइडलाइंस क्या है इसका, इसके बारे में पढ़ेंगे, ISDA अग्रीमेंट क्या है। अगर ये हम सारी चीज़ें कंप्लीट करते हैं यानी कि हम डेरिवेटिव्स पूरा कंप्लीट कर चुके होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि डेरिवेटिव्स आखिर होता क्या है। तो हम सिंपल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे इसको, डेरिवेटिव्स को हम समझेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट है जो कि बायर एंड सेलर के बीच में होता है। ठीक है, सिंपल इसको समझेंगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि बायर और सेलर के बीच में होता है। तो आखिर इतना कॉम्प्लेक्स ये क्यों है, हम सिंपल कॉन्ट्रैक्ट इसको क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये एक अंडरलाइंग होता है, इसके अंदर में अगर हम कुछ भी रखते हैं, अगर पेन रखते हैं, कमोडिटीज कमोडिटीज रखते हैं या चेयर रखते हैं, ठीक है, तो एक अंडरलाइंग होता है, इसके अंदर हम कुछ भी रखेंगे, पेन, कमोडिटी, चेयर, और ये अंडरलाइंग का जो प्राइस जैसे ही बढ़ेगा या घटेगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। मतलब कि डेरिवेटिव्स डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग। मतलब कि इस बकेट में, इस एरिया में जो चीज़ भी रखते हैं, उसका वैल्यू जैसे ही घटता बढ़ता रहता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू चेंज होता रहता है। तो इसलिए डेरिवेटिव्स थोड़ा अलग चीज़ है। अगर नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में बात देखेंगे तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया बस, और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता, प्राइस में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं आता। बट यहाँ है कि इसके अंडरलाइंग में जहाँ चेंज आएगा तो कॉन्ट्रैक्ट में चेंज आएगा। तो ये समझते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, नॉर्मल हम कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट हो क्या रहा है। बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम फ्यूचर में, मतलब 1 दिन बाद, 10 दिन बाद, या 1 महीने बाद, 1 साल के बाद हम ये चीज़ खरीदेंगे, और एक कहता है कि हम ये चीज़ बेचेंगे। सिंपल, बहुत ही सिंपल अगर इसको हम करते हैं तो कोई प्रोडक्ट लेते हैं, ऑनियन, प्याज के बारे में ही। एक प्याज जो है, बायर है यहाँ पे जो खरीदता है, एक सेलर है जो प्याज बेचने वाला है। तो एक का जो सोच होता है सेलर का कि 3 महीने बाद, मान लेते हैं कि प्याज का प्राइस अभी 30 रुपये है, अभी 30 रुपये है, सेलर जो है करंट में 30 है, और वो सोचता है कि प्याज का वैल्यू 20 रुपये हो जाएगा। ठीक है, बायर जो है अभी 30 रुपये है, वो सोच रहा है कि प्राइस का वैल्यू 40 रुपये हो जाएगा। तो दोनों जो है अपने रिस्क को हेज करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में आके, कि वो अग्री कर लेते हैं कि प्राइस हम रखेंगे 30 रुपये ही, यानी कि आने वाले 3 महीने के बाद अगर हम ये प्याज बेचेंगे आपसे तो 30 रुपये में ही बेचेंगे। तो वो अपने 10 रुपये हेज कर ले रहा है, मतलब अपने रिस्क को मिटिगेट कर रहा है। चाहे प्राइस का वैल्यू जितना भी रहे, उसको हर किलो पे उसको 30 रुपये मिलेंगे। बायर जो है वो सोच रहा है कि हम अभी तो 30 रुपये खरीदते थे, सस्ता है, और आने वाले टाइम में ये 40 या 50 रुपये हो जाएगा। तो इसका अलग सोचने का तरीका है। तो ये भी अपना रिस्क को हेज करता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है और कहता है कि हम 3 महीने बाद आपका
जो प्याज है वो 30 रुपए केजी खरीदेंगे। अब चाहे वो 20 हो जाए या 40 हो जाए, तो ये भी अपना जो है फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रख के अपने कमोडिटी को हेज कर ले रहा है। तो इस तरह जब दो लोग सोचते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, और बाद में जो भी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू हो, बट प्राइस जो है आज अग्री हो जाती है इस कॉन्ट्रैक्ट में, तो सिंपल इसी कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं डेरिवेटिव्स। अब थोड़ा हिस्ट्री जान लेंगे इसके बारे में कि हिस्ट्री और साइज ऑफ द मार्केट क्या है। साइज ऑफ द मार्केट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हिस्ट्री भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा बेसिक्स जानना चाहिए ताकि हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझ पाए। एग्जाम में मान लेते हैं कोई बड़ा सा नंबर आ जाता है, तो कम से कम हम छोटा नहीं एटलीस्ट बड़ा वाला देख के टिक लगाए। एक एक हिंट्स के लिए हमें ये थोड़ा पढ़ना है, बाकी उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है ये। हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में कहा जाता है कि 200 बीसी, 400 बीसी, उस टाइम से, मतलब ईसा पूर्व, उस टाइम से जो है कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता था। लोग फ्यूचर में कुछ चीज़ें खरीदेंगे या बाई करेंगे, ये बनाई जाती थी, अपने रिस्क को मिटिगेट करते थे। ठीक है, उस टाइम तो बार्टर सिस्टम चलता था कि एक प्रोडक्ट दो एक प्रोडक्ट लो, तब भी वो हेज करते थे कि हाँ भाई हम वो प्रोडक्ट इसके इतने बदले लेंगे, यानी कि 1 केजी आटा के बदले हम 1 केजी चावल ही देंगे, ऐसा। तो उस तरह से लोग पहले हेज करते थे। फिर अगर हम इंडिया की बात करें तो सबसे पहले इंडिया में क्या डेरिवेटिव्स में ट्रेड होता था? कॉटन, बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन जो है वो जो कॉटन का ट्रेड करती थी। कभी कभी क्वेश्चन में आ सकता है कि सबसे पहले इंडिया में कौन सा डेरिवेटिव्स आया था, तो हम कमोडिटी डेरिवेटिव्स और कॉटन ट्रेड होता था उसमें, तो 1875 की बात है। फिर क्या हुआ कि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो ये रिस्क को मिटिगेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1952 में इसको बैन कर दिया कि कैश सेटलमेंट और ऑप्शंस में ट्रेडिंग नहीं होगी। जो भी चीज़ें कैश में सेटल होती है कि हम कुछ चीज़ खरीदना चाह रहे हैं और हमें कैश मिल रहा है, तो उसको बिल्कुल बंद कर दिया, फ्यूचर वाले अप्रोच को। बट धीरे धीरे वर्ल्ड ग्लोबलाइज हुई, लोगों की इतनी नीड्स बढ़ी कि इतने सारे प्रोडक्ट्स आए कि हमें डेरिवेटिव्स लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट समझा। वर्ल्ड में तो चल ही रहा था, इंडिया में भी इसे लॉ में अमेंडमेंट किया गया कि नहीं, इसको रहना चाहिए। तो 1995 में लॉ में अमेंडमेंट हुआ। 2000 में सेबी जो है, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, उसने बैन ख़त्म किया, और मई 2001 में फाइनल अप्रूवल आ गया कि अब हम डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर सकते हैं। तो ये थोड़ी हिस्ट्री थी कि पुराने टाइम से चला आ रहा है, हम उनसे ही सीख के ये कॉन्ट्रैक्ट बनाए, और किस तरह से लॉ में चेंजेस आए और फाइनली कब से आ गया, ये थोड़ा सा बेसिक जानना है। साइज हम देखेंगे कि भाई साइज ग्लोबली ये 2021 का डेटा है, अभी लेटेस्ट डेटा तो नहीं आया है, देख लेंगे, अगर आया है तो गूगल में सर्च कर लेंगे आप लोग। बट ये 2021 के डेटा के हिसाब से जो मैकमिलन की बुक में ये सब दे रखा है, वहीं से मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने 2021 का डेटा रखा है, और आप देख सकते हैं कि फ्यूचर जो ग्लोबली कितना ट्रेड हो रहा है डेरिवेटिव्स का, तो फ्यूचर में इतना बिलियन ट्रेड हो रहा है, 34,000 लगभग बिलियन, ऑप्शन में 53,000 बिलियन। बिलियन कितना बड़ा अमाउंट है, और वो भी यूएसडी में। तो इतना ज़्यादा वॉल्यूम है, एफएक्स में इतना हो रहा है, इंटरेस्ट में इतना हो रहा है। एक रफ फिगर आप देख लेंगे, इंडिया में जो आईएनआर लैक्स में, इतना लिखने के बाद लैक्स ऐड कीजिए आप, इक्विटी में इतना, एफएक्स में इतना, और इंटरेस्ट रेट में इतना हो रहा है। तो एक रफ फिगर आप देख लीजिए कि एग्जाम में कभी आ जाए, हालांकि आपको रटना और याद करना नहीं है, बस एक देख लीजिए कि हाँ भाई, अगर ग्लोबल पूछा तो 1,000 बिलियन डॉलर, ठीक है। अगर आईएनआर में पूछा इंडिया का, तो ये बताना है। तो ये आपका एक तो डेफिनेशन हो गया, हिस्ट्री एंड साइज हो गया बेसिक सा। अब अंडरलाइन के बारे में अभी मैंने जो बताया, सेम वही चीज़ है कि अंडरलाइन को हम सिंपल ऐसे ही समझेंगे कि कोई जैसे हम कैसे बोलते हैं कि एक डब्बे में 4 अंडा रख दो, ठीक है, एक डब्बे में पेन रख दो, एक डब्बे में कॉटन रख दो, एक डब्बे में ऑयल रख दो, ठीक है। तो
इस जो भी डब्बे में जो चीज़ भी रखाएगा उसको हम अंडरलाइंग मतलब पड़ा होना कहीं पे। तो इस डब्बे में, इसी डब्बे को हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, इसी डब्बे को हम डेरिवेटिव्स बोलते हैं। इस डब्बे का जो भी वैल्यू निकलेगा, कैसे निकलेगा? कमोडिटी जो भी चीज़ हम रखे हैं, इंटरेस्ट रेट रख रहे हैं या इक्विटी रख रहे हैं, शेयर रख रहे हैं, बॉन्ड रख रहे हैं इसके अंदर में, इसका जैसे ही प्राइस चेंज होता है तो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस जो है वो चेंज होता है। तो इसी को हम सिंपल अंडरलाइन समझेंगे कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगर हम जिस कॉन्ट्रैक्ट में रखते हैं उसकी प्राइस जैसे ही घटती और बढ़ती रहती है, उसी को हम अंडरलाइन करते हैं। बहुत सिंपल सा है ये, इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना है। हमने यहाँ तक देख लिया कि अंडरलाइन क्या होता है। अब हम देखेंगे कि ईटीडी और ओटीसी आखिर होता क्या है। तो हम, ईटीडी का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स, मतलब कि वैसा डेरिवेटिव जो एक्सचेंज पे ट्रेड हो, मतलब खरीदा और बेचा जाए। ट्रेडिंग का मतलब यही समझेंगे हम, खरीदी और बेची जा रही है कोई चीज़। तो जो चीज़ एक्सचेंज पे हो उसको हम एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स बोलते हैं। और जो चीज़ ओवर द काउंटर हो, ओवर द काउंटर हम समझेंगे कि डायरेक्ट कोई पार्टी या पर्सन ए और बी कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं आमने सामने आके, मतलब पार्टी एक दूसरे को जान रहा है। फॉर एग्जांपल कोई लालू है और कालू आपस में मिलता है और कहता है कि हम अग्रीमेंट बनाते हैं, कुछ चीज़ें फ्यूचर में खरीदेंगे या बेचेंगे, ठीक है। तो जब कोई दो आदमी, दो एंटिटी आपस में आके अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाए तो हम उसको ओटीसी बोलते हैं, ओवर द काउंटर। काउंटर का मतलब बिल्कुल सामने आके। बट जो कॉन्ट्रैक्ट या जो डेरिवेटिव्स अगर एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, एक्सचेंज मतलब क्या यहाँ पे समझेंगे। तो जैसे शेयर की ट्रेडिंग होती है, कमोडिटी की ट्रेडिंग होती है, तो इन सब को ट्रेड करने के लिए, खरीदने बेचने के लिए एक्सचेंज बनाया गया है। तो पूरी दुनिया में बहुत सारे एक्सचेंज हैं। सबसे पॉपुलर है NYSE, ये अमेरिका में है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया का सबसे पॉपुलर है NSE और BSE। इंडिया में और भी एक्सचेंजेस हैं लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, बट जो सबसे पॉपुलर है वो NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इसमें अगर ट्रेडिंग होती है, इस एक्सचेंज पे ट्रेडिंग अगर होती है डेरिवेटिव्स की, तो हम उसको कहेंगे ETD, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स। तो इसमें कोई पार्टी सामने जाके कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाता। जैसे कि ए अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा बी से, तो उसको पता नहीं होता, क्योंकि एक्सचेंज वहाँ पे मीडिएटर है, वो बस क्वांटिटी दिखाता है और जिसको जितना खरीदना है या बेचना है आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो एक सेलर है वो छुपा हुआ है, एक बायर है वो छुपा हुआ है। डायरेक्ट खरीदने के टाइम में किसी को पता नहीं होता वहाँ पे। तो ये कहलाता है एक्सचेंज ट्रेड ट्रेडेड डेरिवेटिव्स। ओके, अब हम देखेंगे कि पार्टिसिपेंट्स कौन है, मतलब कि कौन कौन पार्टिसिपेट करता है इस डेरिवेटिव में, मतलब किसको किसको ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए आखिर। तो मेजरली जो है ये तीन जो नाम है दे रखे हैं, हेजर्स, स्पेक्यूलेटर्स, आर्बिट्रेजर्स। इन तीनों को ये डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है। और जो सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रैक्ट जिसको चाहिए उसे हेजर्स को चाहिए, मतलब कि इस मार्केट में जो सबसे ज़्यादा लोग या जो भी एंटिटी पड़े हैं वो हेजर्स हैं। आखिर हेजर्स क्या है? हेजर्स को समझते हैं कि हेजर्स होते क्या है। तो जो भी लोग अपना रिस्क को मिटिगेट करना चाहते हैं, अपने रिस्क को कवर करना चाहते हैं, रिस्क ना हो फ्यूचर में, वो बचाना चाहते हैं, उनको हेजर्स कहते हैं। तो ये लोग अपना हेज करते हैं क्वांटिटी को, मतलब कि अगर उनको लगता है कि जैसे सडन कुछ प्राइस ड्रॉप हो जाता है या सडन प्राइस में जंप हो जाता है, जैसे मान लेते हैं कि टाटा का शेयर है अभी 1,000 रुपये चल रहा है, कुछ सडन कोई न्यूज़ आ गया तो ये 2,000 भी हो सकता है एक दिन में, ये 500 रुपये भी एक दिन में हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ये अदानी का शेयर का ले लेंगे कि अदानी में एक न्यूज़ आ गया था हिंडरबर्ग का, उस न्यूज़ के चक्कर में 4,000 का शेयर 2 से 3 दिन में 1,200 रुपये में आ गया था। तो समझ लीजिए कि कितना वैल्यू इसने, लगभग 70 से 80% वैल्यू जो है इसका ख़त्म हो जाता है 2 से 3 दिन में। तो ऐसे
फ्लक्चुएशंस को, ऐसे प्राइस में जो सडन इंक्रीज या डिक्रीज को कवर करने के लिए, अपना रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, कोई बंदा 4000 में शेयर ले रखा है और उसको 3 दिन में सॉरी 1200 है, अगर उसको 1200 में वो बेचना पड़े, या कोई 1000 का शेयर ले रखा है उसको 500 में बेचना पड़े, तो कितना उसे तकलीफ होगी कि भाई हमने ले रखा है इतना, मेरा वैल्यू इतना कम हो गया, ठीक है। तो इन सब सडन इंक्रीज और डिक्रीज से बचने के लिए ये लोग कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं कि आज हम कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं भाई कि ये शेयर हम इतने में ही खरीदेंगे, तो कल को मार्केट जैसा भी मूव करे, प्राइस जितना भी बढ़ जाए या घट जाए, उसको उतना पैसा मिल जाएगा। अगर ये कोई बंदा इस डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता, 4000 में बना रखा होता, तो भले से ये 2 रुपये हो जाए बट उसको 4000 रुपये मिलता। तो ये डेरिवेटिव से फ़ायदा है। एक एग्जांपल हम लाइव अपना देखेंगे कि कमोडिटीज में, जैसे ऑनियन का क्या होता है, कभी कभी सीजन में आप देखेंगे कि ऑनियन जो है 20 रुपये 10 रुपये मिलने वाली चीज़ जो है अचानक से 150 रुपये केजी मिल रहा है। तो अचानक सडन जंप हो जा रहा है, तो इन सब से बचने के लिए लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि भाई सडन जंप ना हो, हमको उतना ही प्राइस देना पड़े, क्यों हम 150 रुपये देंगे 2 महीने बाद, हम क्यों ना आज ही कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए किसी के। तो ये हेजर्स होते हैं जो अपना रिस्क मिटिगेट करते हैं इस तरह के सडन मूव को कंट्रोल करने के लिए। स्पेक्यूलेटर्स कौन होते हैं? स्पेक्यूलेटर्स जो होते हैं, जो मतलब जो सट्टा बाजार जिसे कहते हैं ना, कि जो फ्यूचरिस्टिक होते हैं, या फ्यूचर में उनको लगता है कि कुछ न्यूज़ आने वाला है, कुछ प्राइस जो है महंगी होने वाली है या कुछ सस्ती होने वाली है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं कि हाँ भाई हम ये चीज़ जो है 1000 में ही खरीदेंगे, आज अग्री कर लिए, और फ्यूचर में वो 10,000 में भी हो जाए तो उनको 1000 रुपये ही पे करना पड़ता है। अब उससे फ़ायदा क्या हुआ कि आज मान लेते हैं कि अदानी का शेयर 1000 रुपये है, ठीक है। अब ये एग्री करते हैं कि हम फ्यूचर में 2 महीने बाद जो है इसको 1000 में ही खरीदेंगे। कल को ये 10,000 रुपये वैल्यू का हो जाता है तो 8000 रुपये इसका फ़ायदा हो जाता है। तो ऐसे स्पेकुलेटर होते हैं जो मार्केट को स्पेकुलेट करते हैं, फ्यूचर प्रिडिक्शन करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि ये प्राइस कहाँ जाने वाला है, आलू कितने प्राइस में रहने वाला है, प्याज कितने प्राइस में रहने वाला है। तो इस तरह के भी लोग हैं इस मार्केट में। तो स्पेकुलेटर्स लोग भी जो फ्यूचर के गेन, सडन गेन्स को जो मतलब लेना चाहते हैं, उनको हम स्पेकुलेटर बोलते हैं। आर्बिट्रेजर्स किसको बोलते हैं? आर्बिट्रेजर्स वैसे लोग हैं जो दो मार्केट का फायदा उठाते हैं, ठीक है, कि दो मार्केट में अगर कुछ चीज़ें अलग अलग प्राइस में मिल रही है, कि अमेरिका मार्केट में सेम इन्फोसिस का शेयर 10 रुपये में मिल रहा है और इंडिया मार्केट में सेम इन्फोसिस का 11 रुपये में मिल रहा है, तो वो जहाँ सस्ती है वहाँ से खरीदते हैं और जहाँ महंगी है वहाँ बेचते हैं। इसका इस बुक में सिंपल सा एग्जांपल दे रखा है, कैश और फ्यूचर मार्केट, ठीक है। तो कोई बंदा क्या होता है कि कैश में भी पोजीशन बना लेता है और फ्यूचर में भी पोजीशन बना लेता है। कैश मतलब कि रेडी, आज वो खरीद के अपने पास रख लिया, फ्यूचर में वो खरीदने वाला है। अब जिस तरह से प्राइस रिएक्ट करेगा कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गया, तो वो क्या करता है कि उसको कैश मार्केट में बेच देता है, ठीक है। तो आर्बिट्रेजर होते हैं कि दो मार्केट का फायदा उठा के एक जहां महंगी है वहां बेचते हैं और सस्ते वाले से खरीदते हैं, तो उनको हम आर्बिट्रेजर बोलते हैं। तो ये तीन तरह के इसमें लोग होते हैं जो कि पार्टिसिपेंट्स कहलाते हैं डेरिवेटिव्स मार्केट के। अब डेरिवेटिव्स का आखिर फंक्शन क्या है, काम क्या है? तो सबसे पहला काम है प्राइस डिस्कवरी। ये क्या करता है कि प्राइस डिस्कवर करता है। अब प्राइस डिस्कवर कैसे करता है? एग्जाम्पल के तौर पे हम फिर से शेयर ले लेंगे। टाटा का शेयर है 1000 रुपये। अब क्या हो रहा है कि लोग ना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बहुत बना रहे हैं और महंगा प्राइस दे रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बन गया है कि 5 लाख लोग जो हैं इसको 2 महीने बाद 1200 में खरीदने के लिए तैयार हैं, ठीक है, और 1 लाख ही लोग हैं जो इसको 1000 में खरीदने के लिए तैयार हैं। तो जहां सबसे ज़्यादा वॉल्यूम बनता है तो लोग समझते हैं कि आने वाले टाइम में जो है इसका शेयर प्राइस क्या रहेगा। इससे भी एक वॉल्यूम से भी प्रोडिक्शन निकलता है कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम
जितना ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है उस चीज़ पे, तो क्योंकि हमेशा ये देखा जाता है कि मेजॉरिटी विन्स करती है, तो मान लेते हैं कि ये वाले भी विन कर सकते हैं, बट प्रोबेबिलिटी अगर हम पढ़ेंगे तो मेजॉरिटी वाले पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है। तो मेजॉरिटी जो है जहाँ जाती है, उनका क्या सोच है किसी कमोडिटी पे, वो सोचते हैं कि प्याज महंगा होएगा या शेयर महंगा होएगी, तो उस वॉल्यूम के हिसाब से प्राइस डिस्कवरी होती है, मतलब कि प्राइस को फाइंड किया जाता है कोई कमोडिटी पे कि 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में इसका प्राइस क्या रहने वाला है। तो इसका सबसे बड़ा फंक्शन यही हो गया कि प्राइस डिस्कवर करता है। रिस्क ट्रांसफर कैसे करता है? तो बायर का रिस्क सेलर पे ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है कि हम प्याज खरीदेंगे फ्यूचर में, तो उस टाइम जरूरी नहीं है कि जो दोनों सोच रहे हैं वैसा ही होगा, एक का विन होगा, एक का लॉस होगा। प्याज या तो सस्ती हो सकती है या तो महंगी हो सकती है। तो बायर का जो है रिस्क जो है वो सेलर पे ट्रांसफर हो जाता है, मतलब कि एक को लॉस हो गया, अब सेलर का अगर रिस्क है तो बायर पे ट्रांसफर हो जाता है, नहीं एक को लॉस होगा, एक को प्रॉफिट हो जाएगा, तो रिस्क का ट्रांसफर होता है इसमें। हेजिंग प्राइस रिस्क, अभी हेजर्स के बारे में बताया कि प्राइस रिस्क को हम हेज करते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी को लोन लेना है और अभी जो इंटरेस्ट रेट है 7%, कल को मान लेते हैं 10% भी हो सकता है, 12% भी हो सकता है। तो इस सडन अनफेवरेबल जो है मूव है, इसको कवर करने के लिए हेजर्स हैं यहाँ पे, वो हेज करते हैं, अपना कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं कि भले से मार्केट कहीं भी जाए, क्या प्राइस मूव करती है 7% या 20% हो जाए, बट उनको जो है 7% ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ लोग क्या करते हैं कि प्राइस को भी हेज करते हैं, अनफेवरेबल यानी कि बिल्कुल फेवर में नहीं, अचानक से सडन जंप को हेज करते हैं। इसमें हायर लेवरेज है, ठीक है। लेवरेज का मतलब होता है आसान बनाना, ठीक है। तो हायर लेवरेज है इसमें, कैसे हम देखेंगे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमको कैश मार्केट में अगर रेडी कुछ खरीदना है, टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, एसी खरीदना है, तो हम जाते हैं ना, तो हमको तुरंत पैसा देना पड़ता है, ठीक है। और आजकल ईएमआई का आ गया है कॉन्सेप्ट, तो या तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, या तो हमें 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद फुल पेमेंट देना ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन डेरिवेटिव्स में क्या होता है कि हम फ्यूचर के ट्रेड के लिए हम कितना दे सकते हैं, 20 से 40% सिर्फ मार्जिन देते हैं कि हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के मार्जिन दे दिया और कॉन्ट्रैक्ट बना लिया हमने, और फ्यूचर में जब एक्चुअल में सेटलमेंट होगा, जब हम ये सामान की डिलीवरी लेंगे, तब हमें पेमेंट रिमेनिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें हायर लेवरेज है, ये सबसे अच्छा फायदा है। एक्सेस टू अनअवेलेबल एसेट एंड मार्केट, मतलब कि ये कई सारे लोगों को एक्सेस देता है जो जो अपना रिस्क बचाना चाहते हैं, रिस्क अपना कवर करना चाहते हैं। उनको लगता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, आईएनआर या यूएसडी डिप्रिसिएट कर जाएगा। उनको लगता है कि कोई इंडियन बंदा यूएस में जाना चाहता है और पढ़ाई करना चाहता है, एमबीबीएस या कुछ भी, तो उसको लगता है कि अगर 20 लाख रुपए फी देना है वहाँ, और 3 महीने बाद मे बी वैल्यू घट जाए आईएनआर की, तो हमें जो है 21 लाख रुपए देना पड़ जाएगा। तो वो बंदा क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट बना लेगा, हेज कर लेगा, कुछ पैसे एक्स्ट्रा दे के, और उसको फिर 20 लाख रुपए ही देने पड़ेंगे, ठीक है, अपने आज के वैल्यू का, चाहे वैल्यू करेंसी की बढ़े या घटे। तो एक्सेस प्रोवाइड करता है लोगों को। लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है इसमें, मतलब कि और दूसरी चीज़ें हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट पढ़ेंगे उसमें, उसके कंपैरेटिवली इसमें लोअर ट्रांजैक्शन होता है, कुछ पैसों में ही हम ट्रांजैक्शन इसको कर सकते हैं। तो ये हम इतना फंक्शंस तक कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स, कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, सीडीएस के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा गाइडलाइंस देखेंगे, और ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में देखेंगे। हर जगह मेजर ये देखा जाता है कि इसके टाइप्स 4 होते हैं, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस एंड स्वैप, मतलब इतने तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये 4 मेजर तरह के। तो इसका डिटेल हम 1 बाई 1 देखेंगे कि क्या इसका डिटेल होता है। तो फॉरवर्ड में जैसे बताया था ओटीसी में कि दो आदमी आ रहा है आमने सामने, दो एंटिटी आ रही है और आपस में कॉन्ट्रैक्ट बनाती है कि फ्यूचर में हम कोई चीज़ खरीदेंगे या बेचेंगे,
और प्राइस जो है आज अग्री हो जाता है, उसमें कई सारी चीज़ें अग्री होती हैं कि प्राइस का, क्वांटिटी का, एक्सपायरी का, कि कब ये मैच्योर होगा, एक्सपायरी को हम मैच्योरिटी भी बोलते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें डिसाइड होती है जब दो आपस में आके कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि हम फ्यूचर में प्याज खरीदेंगे या कॉटन खरीदेंगे या ऑयल खरीदेंगे। जैसे वर्ल्ड मार्केट में क्या होता है कि एडिबल ऑयल जो है उसको भी खरीदा और बेचा जाता है, पेट्रोलियम को खरीदा बेचा जाता है, ठीक है। आ, तो दो जब कोई आदमी आके आपस में कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, आज अग्री कर ले रहा है सब कुछ, तो उसको हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। फ्यूचर में क्या होता है कि वो एक्सचेंज पे होता है, एक्सचेंज पे अगर कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है फ्यूचर के लिए, दोनों सेम है कि आज कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, फ्यूचर में सारी चीज़ें होंगी, मतलब कि प्राइस सिर्फ आज डिसाइड हो रहा है, क्वांटिटी डिसाइड हो जा रहा है, एक्सपायरी डेट डिसाइड हो जा रहा है, ठीक है। बट अगर एक्सचेंज पे हो तो हम उसी कॉन्ट्रैक्ट को हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। अब फ्यूचर के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि फ्यूचर में थोड़ा टाइप्स देखेंगे कि करेंसी फ्यूचर होता है, एफआरए होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि हर एग्जाम में ये आता है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसको थोड़ा समझना है, उतना भी टफ नहीं है, आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि एफआरए क्या होता है, फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट। सबसे पहले करेंसी फ्यूचर देखेंगे, करेंसी फ्यूचर आखिर होता क्या है। तो जो एग्जांपल दिया हमने कि कोई करेंसी डिप्रिशिएट या अप्रिशिएट होगी, यानी कि करेंसी का वैल्यू घटेगा या बढ़ेगा, उसका रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि करेंसी फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट बना ले रहे हैं। जो स्टूडेंट का हमने एग्जांपल दिया कि उसको अमेरिका जाके पढ़ना है और उसे लगता है कि इंडियन करेंसी का वैल्यू जो है 3 महीने बाद घट सकती है, यानी कि हमको 20 लाख की जगह पे 21 लाख रुपए देना पड़ जाएगा अमेरिका में, तो वो क्या करेगा कि करेंसी फ्यूचर पे कॉन्ट्रैक्ट बना लेगा, ठीक है। और क्या होता है, बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, बड़ी कंपनियां होती हैं, उनको दूसरे करेंसी में पेमेंट होता है, करना होता है, उनका फॉरेन एक्सपोजर जो है एफएक्स बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो इम्पोर्टर हैं, मान लेते हैं कि वो अमेरिका से कुछ इम्पोर्ट करते हैं अपना रॉ मटेरियल कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे कोई कार की कंपनी है, टोयोटा है या टाटा है, ठीक है, तो उनको मैन्युफैक्चरिंग कार करने के लिए कई सारे पार्ट जो है फॉरेन से मंगाना पड़ता है, तो फॉरेन से हम कुछ मंगाएंगे तो उसको हमको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना पड़ेगा। तो उनको अगर लग रहा है कि ये करेंसी का जो वैल्यू है हमारे करेंसी का, इंडियन करेंसी का अगर वैल्यू जो है घट जाएगा फ्यूचर में 3 महीने बाद या 2 महीने बाद या बढ़ जाएगा, तो उस हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं ताकि उनको फ्यूचर में जो आज अग्री किए हैं वही पैसा देना पड़े, तो उसको हम करेंसी फ्यूचर बोलते हैं। फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट किसको बोलते हैं? इसका एक और नाम है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर। मतलब कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए इंटरेस्ट रेट के ऊपर, कि कोई रेट उनको लग रहा है फ्यूचर में कि बढ़ जाएगा या घट जाएगा, तो उस कॉन्ट्रैक्ट बनाने को हम फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट बोलते हैं, एफआरए। तो इसको हम कैसे समझेंगे? सेम लोन वाला एग्जाम्पल, कि अगर किसी को लोन लेना है 3 महीने के बाद और उसको लगता है कि इंटरेस्ट रेट जो है अभी 7% है, कल को 8% हो जाता है 3 महीने बाद, तो वो सोचेगा कि हम 8% क्यों दें, तो क्यों ना हम अग्रीमेंट बना लें अभी से, ताकि हम वो चीज़ लेंगे 3 महीने बाद और हमको सेम 7% ही देना पड़ जाएगा। तो उस तरह के एग्रीमेंट को फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट बोलते हैं, जहाँ इंटरेस्ट का कॉन्ट्रैक्ट हो फ्यूचर डेटेड के लिए। अब एक कुछ टर्म्स डिनोट होता है, एग्जाम में भी आ जाता है कि एफ आर ए 3x6 का मतलब क्या है, एफ आर ए 6x9 का मतलब क्या है, 9x12 का मतलब क्या है। तो इसको हम एक को समझेंगे तो बाकी खुद समझ में आ जाएगा। 3x6 क्या है, मतलब कि अभी फेब चल रहा है, ठीक है, और मई, ये मई हो गया, मतलब 3 महीना अभी ये हो गया, और मई से 3 महीने बाद अगस्त, ठीक है, 3 3 महीने का गैप है, ठीक है। तो कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर बनाया जाए कि हम इस डेट पे 3 महीने के लिए इंटरेस्ट रेट
का अग्रीमेंट करेंगे, ठीक है, इस डेट पे अग्रीमेंट होता है, इस मई पे, कि हम मई पे अग्री करते हैं कि मई में कोई लोन लेंगे और जिसका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा अगस्त तक, मतलब 3 महीने तक हम चुका देंगे, तो हम उसको FRA 3x6 बोल रहे हैं। 3 मतलब कॉन्ट्रैक्ट से 3 महीने पहले और 3 महीने बाद, तो इन टोटल कितना हो गया, ये 6 महीने हो गया, ठीक है। तो FRA 3x6 का वही मतलब हुआ कि फ्रॉम नाउ, अभी से लेके 3 महीने और 3 महीने के बाद, ठीक है। अब 6x9 हम समझेंगे कि 6x9 का, तो 6 जैसे इसको डिनोट किया मैंने 369 फ्रॉम नाउ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने के बाद स्टार्ट होगा। कितने के लिए स्टार्ट होगा? 6 महीने बाद, और फिर 3 महीने के लिए, 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो इसलिए कह रहा है कि फ्रॉम फ्रॉम नाउ इसको डिनोट करेंगे कि अभी से 6 महीने बाद स्टार्ट होगा, और फिर कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। 3 महीना, 6 से 3 महीने बढ़ाएंगे तो 9 होता है, इसलिए इसको 6x9 बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट 9 महीने बाद स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ 3 महीने बाद कैसे स्टार्ट हो रहा है, तो सेम अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट 9 महीने बाद स्टार्ट होगा, हम फ्रॉम 9 इसको समझेंगे कि स्टार्टिंग अभी से 9 महीने के बाद, अभी से 3 महीने के बाद, अभी से 6 महीने के बाद, और सारा कॉन्ट्रैक्ट जो इंटरेस्ट रेट का होगा वो 3 महीने का ही होगा, ठीक है। तो अभी से हम 9 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट करेंगे 3 महीने के लिए, तो 9 × 12 हो गया। अभी से हम 6 महीने के बाद कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और 3 महीने के लिए करेंगे, तो 6x9 हो गया। अभी से हम 3 महीने बाद, यानी यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और 3 महीने के लिए करेंगे, तो 3 से आगे 3 जाएंगे तो 6, 6 से आगे 3 जाएंगे तो 9, और 9 से आगे 3 जाएंगे तो 12। तो मतलब कि फ्रॉम नाउ, अभी से 9 महीने के बाद स्टार्ट करेंगे। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि कोई पार्टी 3 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहती है अभी से 6 महीने के बाद, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो सिंपल सी बात है कि अभी से 6 महीने यानी 6 पहले आ जाएगा, और 3 महीने के लिए बनाएगी तो 6 से 3 आगे बढ़ेंगे तो 9 हो गया, तो 6x9। तो दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे कि कोई पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहती है 3 महीने के लिए, बट अभी से 3 महीने के बाद। तो अभी से 3 महीने के बाद तो 3 महीना ले लेंगे 3, और 3 से 3 मतलब 3 महीने और आगे जाएंगे तो 6 हो जाएगा, तो 3x6। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो बहुत आराम से आपको 1 से 2 नंबर मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका फ्यूचर के, इन दोनों टाइप्स को हमने कवर कर लिया। अब हम देखेंगे फॉरवर्ड और फ्यूचर के बीच में डिफरेंस। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट का नेचर सेम है, दोनों में वही चीजें हो रही है, बट फिर भी इतना डिफरेंस क्यों है? और ये क्वेश्चन हर जगह पे आता है। MBA इंटरव्यूज में आते हैं कि कहीं बड़ी बड़ी कंपनियों में आप फाइनेंस के लिए या अकाउंटिंग के लिए आप जाते हो, तो उसमें ये मेजर क्वेश्चन पूछा जाता है, रिटन में भी पूछा जा सकता है, और आपको डायरेक्ट ओरली भी पूछा जा सकता है। तो हम यहाँ डिफरेंस समझ जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई दोनों में डिफरेंस क्या है। फॉरवर्ड और फ्यूचर में पहला डिफरेंस है कि नॉन स्टैंडर्ड होता है फॉरवर्ड, और फ्यूचर में स्टैंडर्ड होता है। तो अब ये इसको कैसे समझेंगे कि फॉरवर्ड में दो पार्टी आमने सामने आती है और खुद से ही कॉन्ट्रैक्ट बना लेती है कि हाँ हम 3 किलो प्याज फ्यूचर में खरीदेंगे, प्राइस आज अग्री करेंगे। तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई उसमें रूल रेगुलेशन नहीं आ रहा है बीच में, मतलब कि कोई जैसे RBI सेबी ये सब बीच में नहीं आ रहा है। आपस में हम बना लिए, A और B या X और Y कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है, और बस कॉन्ट्रैक्ट चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला। तो इसलिए हम उसको नॉन स्टैंडर्ड बोलते हैं। फ्यूचर जो है स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, इसलिए वहाँ का अलग रूल है, अलग अलग रिक्वायरमेंट है कि आपके पास कितना पैसे होने चाहिए, कितना मार्जिन आप देंगे, और सारे रूल्स को वो सब फॉलो करते हैं, तो वहाँ डिफॉल्ट के चांसेस बहुत कम है। तो इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब दोनों की मैच्योरिटी देख लेंगे कि मैच्योर कैसे हो रहा है। मैच्योरिटी का मतलब एक्सपायरी की, कब एक्सपायर होगा कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉरवर्ड में OTC में जब दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो अपने अपने हिसाब से मैच्योरिटी डिसाइड कर देते हैं, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 महीने बाद, 25 दिन बाद, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल मैच्योरिटी होता है। फ्यूचर में फिक्स्ड मैच्योरिटी होता है, जो एक्सचेंज में दिया गया है
कि 3 महीने बाद एक्सपायर होएगी या 9 महीने बाद एक्सपायर होएगी या 1 महीने बाद एक्सपायर होएगी, ठीक है? तो जो वो दे देते हैं उसी में एक्सपायर होगा, वो पहले से प्री डिसाइडेड फिक्स्ड मैच्योरिटी होता है। ये ओटीसी होता है, ओवर द काउंटर, आमने सामने मिल के लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। यहाँ एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, यहाँ पार्टी नोन नहीं होती है, एक दूसरे को जानते नहीं है। यहाँ मार्जिन रिक्वायरमेंट का कोई गाइडलाइंस नहीं है, नहीं होती है, बट सेफ साइड के लोग मार्जिन ले भी सकते हैं, बट यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमें मार्जिन देना। मार्जिन उसको कहते हैं कि मान लेते हैं कि 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है और हमको 10% पहले से एडवांस देना है, उसी को हम मार्जिन बोलते हैं। तो 10% जो दिया तो कितना दिया, 10,000 रुपये दिया, ठीक है? तो 10,000 रुपये पहले से देना, उसी को हम मार्जिन बोलेंगे। बट यहाँ कोई मार्जिन का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यहाँ मार्जिन का रिक्वायरमेंट है। क्यों मार्जिन का रिक्वायरमेंट है? ताकि डिफॉल्ट ना हो, ठीक है? कि फ्यूचर में कल को पार्टी बोल दे कि हम खरीदेंगे नहीं या बेचेंगे नहीं, तो इस डिफॉल्ट से बचने के लिए हम मार्जिन लेते हैं। फॉरवर्ड 24/7 होता है कि हम रात में बोल दिए कि हाँ इतने बजे 2 बजे बालू गिरा देना या प्याज दे देना, तो कभी भी हम कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये 24/7 है, बट यहाँ एक्सचेंज आवर्स है, जो एक्सचेंज में टाइमिंग्स रहेगा उसी टाइमिंग के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। फॉरवर्ड में पार्टी जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है, आमने सामने आती है, कॉल पे या जैसे भी आए, ईमेल पे आए, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाती है। बट फ्यूचर में क्या है कि अननोन काउंटर पार्टी हो, ए बी को नहीं जानता, बी सी को नहीं जानता, बस उसको उतना क्वांटिटी लेना है फ्यूचर डेट में, क्योंकि यहाँ पे मीडिएटर एक्सचेंज होता है, वो सारा पार्टी को लाता है और कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करवाता है। तो ये हो गया फॉरवर्ड एंड फ्यूचर। अब हम देखेंगे ऑप्शंस एंड देन स्वैप्स। अब हम इसका तीसरा टाइप्स देखेंगे, ऑप्शंस डेरिवेटिव्स के। ऑप्शंस डेरिवेटिव्स क्या होता है? जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट की नीड आई तो लोग फॉरवर्ड और फ्यूचर तक लिमिटेड नहीं रहे, अब देखे कि कुछ नया कॉन्ट्रैक्ट इसमें आना चाहिए, मतलब कि वो ऐसा राइट दे कि हम कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सके, हम बीच से कॉन्ट्रैक्ट के निकल पाए। हम फोर्सफुली, जरूरी नहीं है कि हम वो चीज़ खरीदना ही खरीदना है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई अनियन बायर है, यानी प्याज बाई करना चाहता है 3 महीने के बाद, तो प्याज अगर 30 रुपये अभी है और उसका सोच ऐसा है कि कल को 50 रुपये हो जाएगा 3 महीने बाद, तो हम क्यों नहीं आज ही अग्रीमेंट कर लेते हैं 30 रुपये का, और हमको 3 महीने बाद 30 रुपये ही देना पड़ेगा। लेकिन वहाँ प्राइस क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, 50 की जगह क्या है 10 रुपये हो जाता है। तो अब कोई बंदा इतना बेवकूफ़ थोड़े है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में आया है 30 रुपये, उसको 3 महीने बाद देना है 1 केजी प्राइस की, और प्राइस बिक और ऑनियन जो है बिक रहा है 10 रुपये में ही, तो वहाँ पे 20 रुपये लॉस हो जाएगा। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करने के लिए ऑप्शंस लाया गया कि लोगों के पास ऑप्शन रहेगा कि आप जो है कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो सकते हैं, बट उसका शर्त क्या है कि आपको जो है प्रीमियम देना पड़ेगा। प्रीमियम मतलब कि कुछ अमाउंट हो गया, 1%, 2%, 3%, कि हम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का एक्स्ट्रा कुछ पैसा दे रहे हैं कि हाँ भाई 30 रुपये में हमको प्याज लेना है, बट हम 2 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, अगर कल को बहुत ज़्यादा मेजर लॉस लगा तो हम बीच से निकल सकते हैं, तो उसको हम प्रीमियम कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस अगर हम मेजर देखेंगे तो 2 तरह का होता है, कॉल और पुट। उसके अंदर में क्या होता है कि राइटर होते हैं जो मतलब बेचना चाहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट को, तो उसको हम राइटर या सेलर बोलते हैं, और खरीदने वाले को हम बायर कहते हैं। तो हम कॉल में दोनों तरह के हो गए, कॉल राइटर और कॉल बायर, या हम उसको कॉल सेलर भी बोलते हैं या बायर। पुट में भी पुट राइटर और पुट बायर, 2 तरह के हो गए। अब कॉल ऑप्शन देता क्या है राइट, और पुट ऑप्शन देता क्या राइट है, तो वो हम देख लेंगे। तो कोई बंदा अगर कॉल ऑप्शन खरीदता है यानी कि बायर है, तो उसको राइट मिलता है कि वो बाई कर सके, मतलब उसको हक मिलता है, वो कुछ प्रीमियम दिया 10 रुपये, अब उसके पास हक आ गया कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदेगा, चाहे वो जितना प्राइस बढ़ जाए घट जाए, उसके फेवर में रहे अगेंस्ट में रहे, उसके पास एक राइट है खरीदने का। जब किसी बंदे ने कॉल ऑप्शन लिया है प्रीमियम दे के, तो उसके पास राइट आ जाता है, बट नॉट दी ऑब्लिगेशन टू बाय, उसके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि खरीदना ही खरीदना है।
अगर उसको लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फेवर में है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करेगा, अगर उसको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे हमको बहुत लॉस हो जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट से, तो वो बीच से निकल सकता है, तो उसको हम कॉल बायर कहते हैं। ठीक है, एक बायर होगा तो दूसरा सेलर होगा। अब पुट बायर किसको कहेंगे? अगर कोई बंदा पुट खरीदता है तो उसको मिलता है राइट टू सेल बट नॉट दी ऑब्लिगेशन टू सेल। उल्टा यहाँ पे हो जाता है कि उसको राइट मिलता है कि आप बेच सकते हैं और अगले को खरीदना पड़ेगा, बट उसके पास ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर उसको लग रहा है कि हम यहाँ पे लॉस में है तो वो अपना सामान नहीं बेचेगा, वो वहीं पे रुक जाएगा। इन दोनों को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं कि इन्फोसिस का करंट प्राइस जो है 1,000 रुपये है। ठीक है, एक इससे पहले ये देख लेंगे कि कॉल बायर जो है हमेशा इंक्रीज की तरफ देखता है। फ्यूचर में अगर सोच रहा है कि प्राइस इंक्रीज होगा तभी कॉल बायर को फायदा होगा। अगर पुट जो बायर है वो हमेशा देखता है कि प्राइस डिक्रीज होगा फ्यूचर में, कि लहसुन का प्राइस कम होगा, ऑयल का प्राइस कम होगा। ठीक है, तो ये माइंड में हमेशा रखेंगे कि बायर कॉल का जो होता है वो हमेशा देखता है कि प्राइस इंक्रीज होगा तो उसको फायदा होगा। पुट जो बाई करता है वो हमेशा देखा है प्राइस डिक्रीज या कम होगा तो उसको फायदा होगा। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे इन्फोसिस का एक एग्जाम्पल समझते हैं ये दोनों टाइप्स को समझने के लिए। करंट प्राइस चल रहा है 1,000 रुपये। कोई कॉल बायर है, कॉल बाई करता है कि हाँ फ्यूचर डेट में हम इसको खरीदेंगे, और फ्यूचर में मान लेते हैं कि ये प्राइस 1,500 रुपये हो गया। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि अगर कॉल बायर जो है इसको खरीद लेता है, मतलब बाई कर लेता है, तो उसको कितना फायदा होएगा? 490 रुपये का टोटल फायदा हो गया। यानी कि इसको और इसको घटाएंगे 1500 में 1,000 तो 500 रुपये आएगा, बट 10 रुपये उसने प्रीमियम दे रखा है तो 490 रुपये पर शेयर उसको फायदा होगा। बट यही एग्जांपल हम ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये प्राइस 1,500 रुपये नहीं हुआ, 500 रुपये हो गया, प्राइस घट गया, तो अब क्या करे यहाँ पे कॉल बायर? ठीक है, अगर अगर बायर जो है इसको खरीदना चाहता है, मान लेते हैं कि उस टाइम 1,000 रुपये था बट हो गया 500 रुपये। अब 500 की चीज वो 1,000 रुपये दे के क्यों खरीदे? ठीक है, तो उसको अगर एक खरीदेगा तो उसको 500 रुपये का एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉस हो रहा है। तो वो क्या करेगा? इसके पास राइट था कि बाई करे, बट ऑब्लिगेशन नहीं था कि वो बाई जरूरी नहीं कर सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट से निकल सकता है। तो बायर क्या करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट से निकल जाएगा, वो नहीं खरीदेगा इसको, तो उसके बदले सिर्फ देना पड़ेगा क्या? 10 रुपये प्रीमियम। तो टोटल इसका सिर्फ लॉस हुआ यहाँ पे कितना? 10 रुपये का। तो ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है कितना बचाया है इसका, कि हर शेयर पे 490 रुपये का जो लॉस हो रहा था उसको बचाया। अगर नॉर्मल फॉरवर्ड में या फ्यूचर में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता तो उसको लेना ही लेना पड़ता यहाँ पे, तो 490 नहीं पूरा 500 रुपये का लॉस होता। बट यहाँ ऑप्शन इसको मिल रहा है, राइट दिया गया है, आप खरीद सकते हैं, बट ऑब्लिगेशन नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है कि आप खरीद सकते हैं, आप बस प्रीमियम दीजिए और कॉन्ट्रैक्ट से निकल लीजिए। तो ये 490 रुपये की कॉल बायर को सेविंग हुई। तो इस तरह से हम कॉल ऑप्शन समझ लिए। अब जो है तो फेवर में कैसे रहता? अगर प्राइस बढ़ जाता तो कॉल के लिए फेवरेबल है, वो एग्जीक्यूट कर लेता, पैसा कमा लेता। बट शेयर प्राइस जो है डाउन हो गया है तो वो क्या, बस प्रीमियम दिया, अपना मार्जिनल लॉस हुआ और निकल गया इस कॉन्ट्रैक्ट से। सेम हम पुट बायर के लिए समझेंगे कि अगर कोई बंदा पुट लेता है, पुट के कॉन्ट्रैक्ट में आता है तो उसके साथ क्या होगा। ठीक है, तो पुट में देखेंगे क्या है, राइट देता है उसको बट नॉट दी ऑब्लिगेशन टू सेल, मतलब राइट टू सेल है, उसके पास हक है, अगर वो बेचना चाहेगा तो अगला को खरीदना है, तो राइट देता है सेल का, बट ऑब्लिगेशन नहीं देता है, जिम्मेदारी नहीं है तुमको बेचना ही बेचना है। तो जैसा कि बताया था मैंने कि पुट हमेशा क्या देखता है कि डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इसको डिक्रीज होने पे कैसे फायदा होगा? अगर कोई सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, अभी कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस जो है 1,000 रुपये है, मतलब इन्फोसिस का करंट प्राइस 1,000 रुपये है, और कल को अगर 500 रुपये हो जाता है 3 महीने बाद, ठीक है, तो क्या हुआ कि अग्री तो हम प्राइस आज किए थे कि हाँ भाई कल को हम तुमको 1,000 में बेचेंगे एक शेयर। ठीक है, हालांकि 3 महीने बाद उसका वैल्यू 500 ही हो गया है, लेकिन अगले वाले को मैंडेटरी खरीदना होता फॉरवर्ड और फ्यूचर में, और इससे
पुट बायर को क्या फायदा होता कि 500 रुपए वाली चीज वो 1000 में बेच पा रहा है, यानी कि पूरा बिल्कुल 500 रुपए का यहाँ पे फायदा हो रहा है। ठीक है, तो पुट बायर कैसे कमा रहा है कि अगर ये प्राइस हो गया है 500 रुपए, ठीक है, तो 10 रुपए वो प्रीमियम दे रखा था, एग्जीक्यूट कर देगा तो बेनिफिट हो गया उसको 490 रुपए का, यानी कि वो 1000 में उसको बेच दे रहा है। बट अगर सेलर के अपोजिट में ये कॉन्ट्रैक्ट चला जाता है, ठीक है, जैसा सोचा वैसा हुआ नहीं, और 500 के बजाय जो है प्राइस 1500 रुपए हो गया, ठीक है, तो सेलर तो हमेशा देखता है कि प्राइस डिक्रीज हो, बट यहाँ पे इंक्रीज हो गया, तो 1500 रुपए वाली चीज ये 1000 रुपए में क्यों बेचना चाहेगा किसी को, यानी कि यहाँ पे 500 रुपए का लॉस है। अगर वो खुद अपने पास रखेगा तो उस शेयर का वैल्यू 1500 रुपए है, यानी कि अगर वो बेचता है खुद तो उसको कितना 1500 रुपए मिलते हैं, बट ये कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है कि हम 1000 रुपए में ही बेचेंगे। तो यहाँ पे पुट ऑप्शन जो है राइट देता है कि आप सेल कर सकते हैं, बट ऑब्लिगेशन नहीं है आपके पास, सिर्फ आप क्या कीजिए कि 10 रुपए आप प्रीमियम दे दीजिए और आप कॉन्ट्रैक्ट से निकल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका लॉस क्या होगा, जब अगर प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो 1500 रुपए हो चुका है, 10 रुपए सिर्फ वो देता है और अपना जो है 500 रुपए या 490 रुपए बचा लेता है वो। ठीक है, तो यही कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शन देना लोगों को, इसी को हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये बहुत आसान है, अगर हम फिर से एक बार रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा क्या मैंने बताया तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि एक जो है प्राइस इंक्रीज सोचता है और एक जो है प्राइस डिक्रीज सोचता है। ठीक है, एक के पास कॉल के पास राइट होता है बाई करने का, ऑब्लिगेशन नहीं, पुट के पास राइट होता है सेल करने का, बट ऑब्लिगेशन नहीं। इसमें ये मिलता है जिससे मतलब दोनों अपना अपना रिस्क बचाते हैं और अल्टीमेट लॉस और अल्टीमेट गेन ना हो, इसलिए इसमें आते हैं। हमने फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शंस देख लिए, अब हम देखेंगे कि स्वैप्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। स्वैप्स का मतलब कि एक्सचेंज करना, कि हम एक्सचेंज कर लेते हैं आपस में, कि आईएनआर इंडियन करेंसी को यूएसडी से एक्सचेंज कर ले रहे हैं कि हाँ भाई मैं यूएसडी में पेमेंट कर दूंगा, तुम इंडियन करेंसी में पेमेंट करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे कोई जो है इंडिया से बाई करता है सामान, क्योंकि वो अमेरिका में कंपनी है, वो प्रोडक्ट बनाती है और इंडिया से अपना रॉ मटेरियल मंगाती है। कोई इंडियन कंपनी है जो अमेरिका से रॉ मटेरियल मंगाती है, एक को यूएसडी में पेमेंट करना है, एक को आईएनआर में पेमेंट करना है, तो दोनों स्वैप कर लेते हैं, अपना अपना रिस्क बचाते हैं कि हाँ भाई कल को इंडियन करेंसी कमजोर रहे मजबूत रहे, बट हम आज जो पैसा देना चाहते हैं बस उतना ही पेमेंट करेंगे। तो दोनों स्वैप कर लिए आपस में और कॉन्ट्रैक्ट बना लिए, तो उसको हम स्वैप करेंसी स्वैप बोलते हैं। इंटरेस्ट रेट स्वैप बोलते हैं जब हम इंटरेस्ट रेट को स्वैप कर रहे हैं कि हाँ मैं लाइबर में लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट होता है और माइबर है मुंबई इंडियन बैंक ऑफर रेट, मतलब इंडिया का जो इंटरेस्ट रेट का बेंचमार्क है और ये लंदन का है। तो कोई कहता है हम लाइबोर में पे करेंगे और कोई कहता है माइबोर में पे करेंगे, तो दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। बहुत ही सिंपल है, उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है इसको। एक हमको देखना है कि सीडीएस क्या है। अब क्या है कि एक नया इंस्ट्रूमेंट आ गया है इस डेरिवेटिव्स में, तो सीडीएस का होता है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, कि जब डिफॉल्ट आ जाता है यहाँ पे कि कोई काउंटर पार्टी, कोई आदमी, काउंटर पार्टी कोई आदमी को हम बोलेंगे कि जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में होता है उसको हम काउंटर पार्टी बोलते हैं। तो कोई काउंटर पार्टी अगर डिफॉल्ट कर जाए तो उससे बचने के लिए कि कोई लोन ले लिया है और वो पे नहीं कर रहा है अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, कोई जैसे किसी चीज़ को पेमेंट करना है कि अग्री किया था कि हम ये मशीनरी ले जा रहे हैं 3 महीने बाद पे करेंगे, बट वो पेमेंट नहीं कर रहा, तो पेमेंट को और लोन को, इन सब पेमेंट को जो इंश्योरेंस देता है, एक तरह का ये इंश्योरेंस होता है कि जो इंश्योरेंस दे इस तरह के डिफॉल्ट को, कि कोई डिफॉल्ट करे वहाँ पे इंश्योर्ड है वो, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम सीडीएस बोलेंगे, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। हुआ क्या था कि 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस जो पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट हुआ, अमेरिका में हुआ था, लेमन ब्रदर डिफॉल्ट भी हम उसको बोलते हैं। तो उसमें हुआ क्या था कि सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस बोलते हैं हम, कि लोगों को धड़ल्ले से जो है होम लोन दे दिया गया और और क्या हो रहा था
कि सबको बाँटे जा रहे थे कि कैसा भी बोरोवर है, सब प्राइम मतलब कि जो एलिजिबल नहीं है उनको भी दे दिया जा रहा था। और अचानक से क्या हुआ कि लोग के पास पैसा नहीं था, इंटरेस्ट जो है बैंक को वापस लौटाने नहीं लगे, अचानक से रुक गया। तो पूरी दुनिया में वो क्राइसिस आ गई कि इकोनॉमी में पैसा ही नहीं है, फंक्शन ही नहीं हो रहा है। तो कल को अगर वो इंटरेस्ट इंश्योर्ड होता कि हाँ भाई पार्टी अगर नहीं देगा तो हम पे करेंगे, अगर उन सब चीज़ों का इंश्योरेंस दे दिया जाता तो शायद ये डिफ़ॉल्ट नहीं होता, ठीक है? तो उसी सब चीज़ों को देख के सीडीएस लाया गया। तो सीडीएस है क्या? सिंपल एक तरह का इंश्योरेंस है, पेमेंट डिफ़ॉल्ट के अगेंस्ट में इंश्योरेंस देता है, ठीक है? कि ए और बी एक मान लेते हैं कि एक लोन प्रोवाइडर है, एक लोन देता है और एक लोन लिया है। कल को अगर लोन का पैसा हम नहीं लौटा पा रहे हैं तो बैंक तो लॉस में हो जाएगी। तो बैंक क्या करता है कि एक किसी थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है और कहता है कि अगर वो पेमेंट नहीं लौटाया तो आप मेरे को पेमेंट देंगे, और अगर वो लौटा दिया तो हम आपको कुछ प्रीमियम दे देंगे। तो बैंक जो है थोड़े से प्रीमियम दे के वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बना दे रहा है, तो थोड़ा सा प्रीमियम दे के हम अपने आप को इंश्योर कर रहे हैं पेमेंट डिफॉल्ट में। तो उसी को हम सीडीएस बोलेंगे। सीडीएस है बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बड़ा टॉपिक, बट जितना आए हमारे एग्जाम में या इंटरव्यू में हमें बस उतना ही सीखना चाहिए। तो बस इससे ये समझेंगे कि एक तरह का इंश्योरेंस है, पेमेंट डिफ़ॉल्ट पे होता है। ये कैसे हो रहा है, एक मैंने वो बता दिया कि ए, बी, सी पार्टी है बीच में। एक हमें पढ़ना है आरबीआई गाइडलाइंस क्या है। तो गाइडलाइंस उसमें यूज़र को क्लासिफाई किया गया कि रिटेल यूज़र कौन है, नॉन रिटेल यूज़र कौन है, कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट जो है एलिजिबल होंगे इसमें ट्रेड के लिए। तो ये सब बताया गया है, बेसिक सा है, उतना एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नौमा जो है डॉक्यूमेंट है कि कौन सा डॉक्यूमेंट है जो रूल रेगुलेशन प्रोवाइड करता है। तो ये मेन ओटीसी के लिए आता है, ये ओवर द काउंटर के लिए, यानी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज के पास ऑलरेडी रूल रेगुलेशन है, वो तो मार्जिन जमा करेगा, कॉन्ट्रैक्ट डिफॉल्ट नहीं करेगा। बट यहाँ पे क्या होता है, ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट में, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में नॉर्मल आपस में लोग एंटिटी मिल रही है, कॉमन लोग मिल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, तो उनका डिफॉल्ट ना हो, वो कॉन्ट्रैक्ट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करें, तो उनके लिए डॉक्यूमेंट इंटरनेशनली ये बनाया गया। तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्वैप्स एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन। तो एक एसोसिएशन बनाई गई, इसका एक डॉक्यूमेंट बनाया गया, उसमें सारा कुछ डिटेल में लिखा जाता है। इसी अग्रीमेंट से हम लोग एक एंटिटी दूसरे एंटिटी से कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, उसके रूल रेगुलेशन के हिसाब से कि मैच्योरिटी क्या होनी चाहिए, प्राइस क्या होना चाहिए, हमको अपनी सारी इंफॉर्मेशन रेगुलेटर को कैसे देना है। तो ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट में दिया होता है। तो ये डॉक्यूमेंट जो है ओटीसी को एक मतलब दिशा दिखाता है कि हाँ ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैसे रन होना चाहिए, और इसमें उसके लिए रूल रेगुलेशंस होते हैं। बस इतना जानना है, इसका फुल फॉर्म जानना है। तो यहाँ पे पूरा डेरिवेटिव्स ख़त्म हो जाता है। इतना अगर पढ़ते हैं आप तो इससे बाहर का एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा और ना ही इंटरव्यू में आएगा। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं और मुझे पता है कि कितना चांसेस होते हैं ये सब आने के। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़िए, दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए।